कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि हम मूवी देख रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। खैर, ये हम लोग जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं, नो डाउट। डीडीएलजे मेरी फेवरेट मूवीज में से एक थी, और मुझे याद है कि जब हम लोग अपनी स्कूल लाइफ में ये मूवीज को देखने जाते थे तो और उसके गाने सुनते थे तो एक अलग ही तरह का एक जुनून था और रोंगटे खड़े हो जाते थे उस गाने को सुन करके। आज भी जब उन गानों को सुनते हैं और म्यूजिक को सुनते हैं तो हमारी यादें ताजा हो जाती हैं, हमारे बचपन की और हमारी यूथ की। आपकी भी यादें होंगी। अगर ये मूवी नहीं देखी है तो इसे देखना जरूर, बहुत प्यारी मूवी है, बड़ी अच्छी म्यूजिकल और बड़ी मस्त स्टोरी है। और खास तौर से सिमरन का बापू, वो तो मुझे खास ही पसंद है। जा जी ले अपनी जिंदगी। न जाने कितने डायलॉग और कितनी बातें और कितने सीन इस मूवीज के अमर हो गए। और उसी के साथ एक सीन और भी अमर हुआ जो था सरसों के खेत का, जहां शाहरुख खान बाहें फैलाए खड़े हुआ है। तब नहीं सोचा था मैंने कि आज जो मैं फूल देख रहा हूँ कभी ये फूल पढ़ने भी होंगे और कभी इन फूल में मुझे कुछ ऐसा रिलेशन भी देखने को मिलेगा कि मुझे याद आएगी डीडीएलजे। आज जब हम लोग फूल की बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि डीडीएलजे का और सरसों का खेत और सरसों के फ्लावर। आज याद आता है कि ये फ्लावर कितना आइडियल था पढ़ने के लिए। फ्लावर का स्ट्रक्चर, बॉटनी, और वही स्ट्रक्चर जैसे क्वेश्चन नंबर 125 में दे रखा है। इंडिड 125 क्वेश्चन को देखने के बाद में जो पहला विचार आया मुझे, सरसों के खेत के उन फूलों का ही विचार आया जहां पे वो बड़े प्यारे से फूल, बड़े मस्त से, जैसे कि अब मुझे बता रहे हैं क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो। इंडिड आई फ्लाई में सिर्फ अप्रोच काफी नहीं है, नॉलेज काफी नहीं है, एक एटीट्यूड भी है जो रिक्वायर्ड है। और ये एटीट्यूड जो हम लोग शॉर्ट, एक्यूरेट और फास्ट और एफिशिएंट वे में जनरेट करते हैं और साबित करते हैं इस बात को कि आई फ्लाई के साथ बन जाएगी बात। और ये मेथड है बहुत सेफ, नेट को क्वालिफाई करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए, क्योंकि अब क्वेश्चन और वर्ड्स केवल किताबों तक सीमित रहने वाले नहीं हैं। ये सब चीजें बाहर निकलने वाली हैं, खेतों में घूमेंगी, गाने बजाएंगी, गिटार के तार हिलाएंगी। अब जब भी हम लोग इन सब्जेक्ट्स को देखेंगे, इन टॉपिक्स को देखेंगे, तो मन में कोई ना कोई तो धुन बजेगी और कुछ ना कुछ तो याद आने वाला है। और जो भी याद आने वाला है उसके साथ फिर पढ़ाई मुझे भूलने वाली नहीं है। भला कैसे फिर ये इंटरेस्टिंग पढ़ाई मुझे बोरिंग लग सकती है। यही तो है बात आई फ्लाई के साथ। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है मैच द टू कॉलम्स दैट रिप्रेजेंट प्लांट ऑर्गन्स एंड पार्ट्स विद इन दीज ऑर्गन। कॉलम 1 में हमें प्लांट के कुछ ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं, जबकि कॉलम 2 में उन ऑर्गन से रिलेटेड कुछ पार्ट्स के। हमें इनको मैच करना है। ये सभी ऑर्गन्स फ्लावर का पार्ट है, तो इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फ्लावर की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। फ्लावर्स बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। फ्लावर्स में 4 पार्ट्स होते हैं, जिनमें कि आउटरमोस्ट पार्ट को सेपल, उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को पेटल्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को एंड्रोशियम और सबसे अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं गाइनेशियम। इसमें एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, जबकि गाइनेशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एक फ्लावर मेन प्लांट से एक स्टॉक की हेल्प से अटैच्ड होता है जिसे हम कहते हैं पेडिसल। इसी पेडिसल के थ्रू वेस्कुलर सप्लाई इस फ्लावर तक पहुंचती है, जिसकी वजह से इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। फ्लावर के चारों पार्ट्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। इन पैटर्न्स को हम कहते हैं वर्ल्ड्स या सर्कल्स। इसमें जो आउटरमोस्ट वर्ल्ड है ये बना होता है सेपल्स का, और इन सभी सेपल्स को कॉम्बिनेशन में हम कैलिक्स कहते हैं। उसके अंदर नेक्स्ट वर्ल्ड है कोरोला, दैट मीन्स पेटल्स का। थर्ड इनर वर्ल्ड बना होता है सभी स्टेमन्स का, दैट इज एंड्रोशियम और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और इनरमोस्ट वर्ल्ड होता है गाइनेशियम, दैट इज कार्पल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का। आउटरमोस्ट 2 वर्ल्ड नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, दैट मीन्स इनका काम रिप्रोडक्शन में तो नहीं होता, बट हाँ रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प जरूर करते हैं। इनमें जो सेपल्स होते हैं ये इस फ्लावर को उस फॉर्म में, जब ये बड होता है दैट मीन्स डेवलपिंग फॉर्म में होता है, उस समय ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जबकि पेटल्स इसके शोई पार्ट होते हैं, दैट मीन्स पेटल्स का मेन फंक्शन होता है कि वो पॉलिनेटर्स दैट इज इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करे, जिससे कि उसके मेल गैमेट्स उसके फीमेल पार्ट तक पहुंच सके एंड फाइनली फर्टिलाइजेशन हो सके। तो बेसिकली फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स है, और इसके मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स मेल और फीमेल गैमेट्स बनाती हैं रेस्पेक्टिवली, एंड उनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके अंदर सीड्स बनते हैं। फ्लावर का जो थर्ड वर्ल्ड है दैट इज एंड्रोशियम या फिर मेल ऑर्गन्स। ये बेसिक यूनिट जिसके बने होते हैं उसको कहते हैं स्टेमन्स या फिर माइक्रोस्पोरोफिल। अगर हम फ्लावर के बाकी सब वर्ल्ड्स हटा दें,
एंड्रोशियम को छोड़ के, तो ये कुछ ऐसे नजर आते हैं। हमने जो फ्लावर यहाँ पर कंसिडर किया है ये एक सरसों फैमिली का फ्लावर है, ब्रासिका सरसों जिसे आप जनरली जानते हैं। इसमें 6 स्टेमन्स होते हैं और डिफरेंट तरह के फ्लावर्स में इन नंबर, साइज, शेप और फॉर्म वेरी करता है। एक स्टेमन कुछ ऐसा नजर आएगा और इस स्टेमन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। इसका बेस बना होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं और ये फिलामेंट एंथर को, दैट मीन्स उसके टिप को इस अपराइट पोजीशन में होल्ड करके रखता है। स्टेमन का टिप बना होता है एक स्वोलन स्ट्रक्चर का जिसको कहते हैं एंथर। जनरली मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स में जो एंथर है ये 2 थीका या फिर लोब्स का बना होता है। हर थीका, दैट मीन्स लोब्स, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया का बना होता है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में इनिशियली माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं जिनमें मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर्स बनाए जाते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स इनिशियली माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस के बाद 2 या 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स जब अपने करेक्ट लोकेशन पर, दैट मीन्स स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे तो वहां ये जर्मिनेट करते हैं और ये जर्मिनेटिंग ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में और ओवरी के थ्रू ओव्यूल में पहुंचती है जहां पर वो एग सेल से फर्टिलाइज करती है। तीसरा पार्ट होता है स्टेमन का कनेक्टिव, जो कि फिलामेंट का एक्सटेंशन है जो एंथर के 2 लोब्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। साथ ही पेरेंट प्लांट से न्यूट्रिटिव स्ट्रेंथ, दैट इज वेस्कुलर सप्लाई भी यहाँ पर उसको देता है। फ्लावर का इनरमोस्ट वर्ल्ड होता है गाइनीशियम जो कि कार्पल्स, दैट इज मेगा स्पोरोफिल्स का बना होता है। एक कार्पल 3 बेसिक पार्ट्स की बनी होती है। हालांकि अलग अलग फ्लावर में इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है बट ये हम सरसों फ्लावर के लिए स्टडी कर रहे हैं। इसका जो बेस है ये एक इलोंगेटेड स्वोलन स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं ओवरी। ये ओवरी आगे एक्सटेंड हो जाती है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं स्टाइल, और इस स्टाइल का जो टिप है यहाँ पर ये सोलन दिखाई दे रहा है। अदरवाइज बहुत वेरिएशन इसमें मिलता है, ये कैपिटेट हो सकता है, ये फेदरी हो सकता है, ये पॉइंटेड हो सकता है। तो ये कहलाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा वो एरिया है जहां पर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं और यहाँ जर्मिनेट करते हैं। सो दिस पार्ट इज ओवरी। अगर हम ओवरी को लॉन्गिट्यूडनली कट करें सेक्शन में तो हमें नजर आते हैं ये छोटे छोटे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं ओव्यूल। ये ओव्यूल्स ओवरी में खास तरह के स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा एक्चुअली इस प्लांट से जो वेस्कुलर सप्लाई है वो उसको ट्रांसफर करता है टू ओव्यूल्स जहां पर वो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं और आफ्टर फर्टिलाइजेशन न सिर्फ ये स्टोरेज फूड मटेरियल बल्कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को भी न्यूट्रिशन देते हैं। ये प्लेसेंटेशन बहुत तरह का हो सकता है प्लांट में जिसके बेसिस पे हम इन प्लांट्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल होती है जो कि डिप्लॉयड है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है और वो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाती है। इन मेगास्पोर्स को, जिन्हें हम आगे जाकर एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, जो कि हैप्लॉइड हैं, ये माइटोसिस से डिवाइड करती हैं और 2 माइटोसिस के बाद ये बन जाती हैं 4 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियाई 2 माइटोटिक डिवीजन के बाद ये बन जाती हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर्स। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियाई अरेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ 7 सेल्स। इसमें जो एक बड़ी सेल होती है सेंट्रल सेल जिसे हम कहते हैं, इसी सेल के अंदर बाकी 6 सेल्स और अरेंज हो जाती हैं जिसमें एक पोल की तरफ 3 सेल्स अरेंज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल्स, और इस एंड को जिधर की तरफ ये एंटीपोडल सेल्स अरेंज होती हैं इसे कहते हैं चलाइजल एंड। जबकि इसके ऑपोजिट पोल पर 3 सेल्स अरेंज होती हैं जिनमें एक बड़ी लार्ज सेल जिसको न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा दिया गया है उसे कहते हैं एग सेल, जो कि बाद में फर्टिलाइज होकर जायगोट एंड फाइनली एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगी। जबकि बाकी 2 सेल्स जो कि इस डेवलपिंग जायगोट और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देंगी उन्हें कहते हैं सिनर्जिड्स। ये तीनों सेल्स मिलकर कहलाती हैं एग एपरेटस, और वो एंड जिस तरफ ये सिचुएटेड होती हैं उसको कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। एक्चुअली इसी एंड की तरफ से जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब एंटर करती है, यहाँ आकर एग न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करती हैं। एंजियोस्पर्म में जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब में 2 स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें से एक स्पर्म न्यूक्लियाई एग सेल को फर्टिलाइज करता है जबकि दूसरा स्पर्म न्यूक्लियाई सेंट्रल न्यूक्लियाई या फिर पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है। इसीलिए एंजियोस्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एग सेल जो कि एक हैप्लॉइड सेल है, जब वो फर्टिलाइज करती है एक स्पर्म सेल से जो कि अगेन हैप्लॉइड है, तो ये एक डिप्लॉइड जायगोट बनाती है।
लेकिन पोलर न्यूक्लियाई जो ऑलरेडी डिप्लॉयड था, जब वो फर्टिलाइज करता है एक और स्पर्म हैप्लॉइड न्यूक्लियाई से, तो ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है। आगे जाकर एंटीपोडल सेल डेवलपिंग एंडोस्पर्म में पार्टिसिपेट करेंगी, जबकि पोलर न्यूक्लियाई ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाएंगी। एग सेल जाइगोट और अल्टीमेटली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी और सिनर्जिड्स इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने की वजह से डीजेनरेट हो जाएंगी। ओवरी के ऊपर जो एक ट्यूबुलर एक्सटेंशन है जिसे हम स्टाइल कहते हैं, और इस स्टाइल का जो टिप है दैट इज स्टिग्मा। तो अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कार्पल के लिए जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पैरियंथ के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन है पेटल्स और कोरोला। माइक्रोस्पोरोसाइट दैट मींस मेल गेमीट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 2 सेल का बना होता है, जिसमें एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जेनेटिव सेल। जबकि मेगास्पोरोसाइट, जिसे कि हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, वो बना होता है 3 एंटीपोडल सेल्स टुवर्ड्स चलाइजल एंड, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंटर सेल में है, और 2 सिनर्जिड्स जो कि एग एपरेटस का पार्ट है। तो अब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्या लगता है ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद अब ये क्वेश्चन तुम्हें डरा रहा है या ये क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है कि जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन? वाओ मैन, अगर चीजें ऐसे पढ़ने को मिल जाएं तो कैसे ये चीजें टर्म्स बन के रह जाएंगी, ये तो दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी ना। अब करना क्या है, जस्ट इस वीडियो को अपने मोबाइल में प्ले करो, सरसों के खेतों में जाओ, बहुत आइडियल मौसम है अभी इस टाइम। देखोगे बाहर जाकर के तो सरसों के खेतों में फूल खिले होंगे, जहां अगर आपके पास सरसों के खेत अवेलेबल हैं तो। और फिर उसके साथ उन फूलों को और डीडीएलजे की धुनों को सुनते हुए पढ़ने की शुरुआत करो और फिर पाओ कि पढ़ाई में एक अलग ही रंग है, उमंग का रंग, जिंदगी का रंग। और इंडिट जब जिंदगी रंगीन हो, गानों से भरपूर हो और म्यूजिकल हो, तो फिर एग्जाम तो मजेदार होगा ही ना। उस दिन तो शो होगा तुम्हारा। Hello, Mr. Bond. बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। चलिए बनते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। वंस अपॉन अ टाइम, जासूसी की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। एक बड़ा सा डैम था, उस डैम के पीछे पानी था, और उस पानी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको कन्वर्ट करने के लिए इस डैम के अंदर छुपा करके एक मशीन लगाई गई थी जिसको हम बोलते हैं डायनामो। और डायनामो पानी से मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके घूम करके बिजली पैदा करता था, और वह बिजली तारों के थ्रू घरों तक जाती थी जहां टीवी देखने को मिलता था और लोग टीवी देख लेते थे। यही वो ताकत थी जिसकी वजह से फ्रिज में ठंडी चीजें मिलती थी और एक आइसक्रीम नाम की बड़ी ठंडी चीज मिलती थी गर्मियों के दिनों में, और ठंडा पानी भी। चमत्कार था ये। चमत्कार तो ये भी था जहां माइंड के साथ स्पाइनल कॉर्ड से इंटरेक्ट करके एक कम्युनिकेशन लिंक तैयार किया गया और नीमो के दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन भर दी गई कि मैट्रिक्स की सच्चाई क्या है। और जैसे ही नीमो को मालूम पड़ा कि मैट्रिक्स तो फॉल्स था, वो सीख गया कि गोली को भी कैसे रोक सकते हो। रोक तो आप भी सकते हो अगर आपको कोई ये समझा दे कि जिस टेक्स्ट से आप आज तक डरते हुए आ रहे थे, जिसे आप माया जाल समझते थे, वो माया जाल फेक था, इतना डरावना था नहीं। आप तो पहले से उसे जानते हो, तो आप भी इस मैट्रिक्स नाम की मूवी के नीमो बन जाते हो। हाँ, गोलियां तो नहीं रोक पाओगे, लेकिन जब क्वेश्चन शूट हो रहे होंगे तुम्हारे ऊपर तो तुम उन्हें हाथ दिखा के बोल दोगे कि बस बहुत हुआ। बिजली बहुत कुछ काम कराती है। इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को सब जानते हैं। वो आग लगाती है, झटका देती है, लेकिन काम करने का तरीका जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिफरेंस। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं, और जब वो जा रहे होते हैं तो उस दौरान वो एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं। वही एनर्जी है जिसकी वजह से हमारे पंखे चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। लेकिन ये मूवमेंट तब हो पाएगा जब प्लस और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, उनके बीच का डिफरेंस, जिसे हम लोग वोल्टेज में नापते हैं। आपके शरीर में जो आयन कंसंट्रेशन है और आपकी बॉडी का जो न्यूरॉन सिस्टम है वो इसी तरह के प्रिंसिपल पे काम करता है। हालांकि न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में नहीं होता, वो सोडियम पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन के बाहर, उसके अदला बदली से एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। बिजली तो आप में बहुत सारी है भाई साहब, इंसानों में बिजली तो है, और ये बिजली ही है करंट सर्किट हमारे माइंड का, जो हमें सब कुछ दिखाता है वो जो हम देख रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि वो सच है या झूठ। जो हम कलर देखते हैं, जो हम टेस्ट लेते हैं, सब कुछ चीज ये सिर्फ हमारे माइंड का एक इलेक्ट्रिक इंपल्स है, एक इलेक्ट्रिक प्रोग्राम है। अब जैसे यहां आपको चिड़िया की आवाज आ रही होगी और पानी बहने की भी आवाज आ रही होगी, बट यहां आवाज है नहीं कोई। बट हो सकता है कि तुम्हारा माइंड तुम्हें ये सोचने के लिए मजबूर कर दे कि शायद यहां आवाज है वो, और हो सकता है कि तुम्हारा माइंड उस आवाज को क्रिएट भी कर ले। ये हमारे माइंड के कंफ्यूजन है।
तुम कितना भी ध्यान लगा सुन लो वहां आवाज नहीं आने वाली, क्योंकि इस पार्ट में मैंने आवाज डाली ही नहीं थी। हो एनीवे, अब ये आवाज की भी कहानी इलेक्ट्रिक सिग्नल के साथ है। कह लो कि जो आपकी पूरी सेंस है वो सभी की सभी सेंस आपके एनवायरनमेंट से मैसेज कलेक्ट करती हैं, उस मैसेज को एक इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में पैदा करती हैं। वो इंपल्स जो आपके न्यूरॉन में आ रहा है। झटका तो नहीं लगा, बट ये काम भी करना जरूरी था, क्योंकि तुम्हें ये रियलाइज करना था कि साउंड वेव जब जाती हैं तो न्यूरॉन हमारे माइंड को ऐसे सिग्नल भेजते हैं कि माइंड में कुत्ता तक खड़ा हो जाता है। चलो कैरी ऑन करो। न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक इंपल्स को पैदा करने के लिए, जिसे आप बोलते हो एक्शन पोटेंशियल, सोडियम और पोटेशियम के चैनल ऑन होते हैं, बंद होते हैं। बस मैं आपको केवल ये याद दिला रहा हूं कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है नर्व इंपल्स में करंट पैदा करने के लिए, और आपके सभी तरह के सेंसेस को दिमाग तक मैसेज पहुंचाने के लिए वो एक्शन पोटेंशियल बनना जरूरी है। हमारे कान का जो काम है, खास तौर से कान का वो पार्ट जिसे हम कोक्लिया बोलते हैं, कि आवाज के रूप में आने वाले मैकेनिकल वेव्स को, वाइब्रेशंस को फील करे और वहां से एक इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा करे न्यूरॉन्स के थ्रू और मैसेज पहुंचाए ब्रेन तक। इसके अलावा इस पार्ट का एक काम और भी है। जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उछल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, तो हमारा जो बैलेंस मेंटेन करने का काम है वो भी इसी पार्ट का काम है, जो हमें बैलेंस बना के रखता है। कोक्लिया का कनेक्शन है न्यूरॉन के साथ, और ये न्यूरॉन को मैसेज दे रहा है दो तरह के मैसेज। एक, आप बैलेंस में हो या नहीं, और दूसरा, आप किस तरह के साउंड सुन रहे हो। लेकिन आप जानते हो कि साउंड्स कंपन पैदा करते हैं लिक्विड मीडियम में, और यहां भी दो तरह के लिक्विड मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम है एंडोलिम्फ और एक का नाम है पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ एक पाइप को घेरे हुए, जिस पाइप के अंदर एंडोलिम्फ है। मतलब समझो कि ये दो पाइप का सिस्टम है, जिसमें बाहर वाले पाइप में पेरिलिम्फ भरा हुआ है और अंदर वाले पाइप में एंडोलिम्फ भरा हुआ है। इन लिक्विड पार्ट के अंदर जो आयन की कंसंट्रेशन है, पेरिलिम्फ में तो सेम कंसंट्रेशन है जैसे कि हमारी प्लाज्मा वगैरह मिलती है, सोडियम ज्यादा मात्रा में, पोटेशियम कम मात्रा में। लेकिन ये सरप्राइजिंग है कि पूरी बॉडी में एकमात्र जगह ऐसी यहां पर है, एंडोलिम्फ, जहां पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम के। और इस ज्यादा मात्रा का यहां लॉजिक भी बनता है, क्योंकि ये वो जगह है जहां मेरी न्यूरॉन जो मैसेज लेने के लिए आ रही है वो यहां मौजूद है। तो न्यूरॉन के एक तरफ बहुत बड़ी मात्रा में पोटेशियम आयन अवेलेबल है, और ये पोटेशियम आयन एक ताकतवर इंपल्स, जिसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग सिग्नल, जो एक्शन पोटेंशियल को क्रिएट करेगा। उसके लिए एक थ्रेशोल्ड चाहिए होता है मुझे। उस थ्रेशोल्ड को पार कराने के लिए, सिग्नल को इनिशिएट करने के लिए, या ये बोल दो कि तुम्हारी न्यूरॉन का स्विच ऑन करने के लिए कि बिजली बनना शुरू हो जाए, ये बहुत जरूरी है। तो मैं याद, एक शाहरुख खान की पिक्चर थी जिसमें उसे बिजली बनाने का शौक चढ़ा। नाम तुम सोचो क्या नाम था उस मूवी का। वो पहाड़ से एक पानी का पाइप लेके आता है, उस पानी के पाइप से एक डायनामो घूमना शुरू होता है, फिर वो आरपीएम काउंट करते रहते हैं, चिल्ला चिल्ला के आरपीएम इतना आया, क्योंकि सबको मालूम था कि 1500 आरपीएम पे बिजली बनना शुरू होगी। तो जैसे हम वहां जानते हैं कि बिजली बनने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड में घूमना जरूरी है डायनामो का या अल्टरनेटर का, सेम ऐसे ही नर्व इंपल्स में इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो जाए उसके लिए भी एक पर्टिकुलर फ्लक्स जरूरी है मेरे पोटेशियम या सोडियम आयंस का। और यहां हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम उस काम को आसान बना देती है। नोटिस कीजिए, इस हिस्से का जो काम है वो है बहुत माइन्यूट सिग्नल्स को कन्वर्ट करना, ब्रेन के पास पहुंचाना। अगर कोई तुम्हारी स्किन को टच करे, क्या टच करते तुम्हारे ब्रेन के पास मैसेज जाएगा? अगर मैसेज गया तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी स्किन पर जो टच किया गया, इससे मैकेनिकल फोर्स पैदा हुई, और उस मैकेनिकल फोर्स ने यहां मौजूद न्यूरॉन्स में वो एक्शन पोटेंशियल शुरू कर दिया। यहां भी जो मेरी सेल्स हैं जो ये काम करती है, इन्हें हम लोग हेयर सेल्स कहते हैं। बालों से कंफ्यूज मत करना इनको। ये वो न्यूरॉन सेल्स हैं जहां पर शुरुआत हो गई उस इलेक्ट्रिक इंपल्स के पैदा करने की। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ये न्यूरॉन के एक साइड से मैसेज लेता है, एंडोलिम्फ वाली साइड से, और इलेक्ट्रिक इंपल्स पूरी न्यूरॉन के रास्ते को पार करती करती अल्टीमेटली ब्रेन तक पहुंच जाती है, और ब्रेन को इस इलेक्ट्रिक पल्स को डिकोड करना आता है सिग्नल्स के रूप में। और इसी से आपको एहसास होता है कि म्यूजिक क्या था, कैसा म्यूजिक था, आप सीधे खड़े थे, आप टेढ़े खड़े थे, आप गिरने वाले हो, ये सारी इंफॉर्मेशन। अपनी टंग की बात कर रहे होते हो, टेस्ट की बात कर रहे हो, तो वहां भी इसी तरह की सिग्नलिंग है, न्यूरॉन वाली सिग्नलिंग, जो हमें ये डिफरेंशिएट कराती है कि हमने समोसा खाया था या रसगुल्ला। मुंह में पानी आ गया ना, समोसा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा हुआ है कि इनमें से बॉडी फ्लूइड्स में पोटेशियम की मात्रा हाइयर कहां है एज कंपेयर टू सोडियम के। तो ये पूरी बॉडी के अंदर एंडोलिम्फ ऐसी जगह है जहां ये काम होता है। जब हम लोग सीएसएफ की बात भी करते हैं, सेरिब्रल फ्लूइड आपका, तो यहां सोडियम की कंसंट्रेशन वैसी ही है जैसे प्लाज्मा की है। क्लोरीन प्लाज्मा के मुकाबले 15% ज्यादा है, और पोटेशियम 40% कम है। यहां पर ग्लूकोज भी लेस है, बाकी चीजें भी हैं, कौन डिटेल में जा रहा है इतना फिलहाल अभी।
तो क्या तुम्हें अपने कानों पर अब कुछ डाउट होने लगा है क्या? इन कानों में भी तुम्हारी एक चैप्टर घुसा हुआ है बायोलॉजी का। कान को पकड़ो अपने, यार उठक बैठक थोड़ी करनी है, जस्ट अपने आप से ये बात करनी है कि अब जब भी कभी इस टॉपिक को आप पढ़ोगे तो आप सोचोगे इस बात को कि ये जो भी आप सुन रहे हो ये आवाज वाइब्रेशन के रूप में तुम्हारे कान के पर्दे पर पड़ रही है, और वहां आपके पास कोक्लिया नाम का एक सिस्टम है जहां एंडोलिम्फ में हाई कंसंट्रेशन का पोटेशियम नर्व इंपल्स पैदा करता है। कान से नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल के रूप में पहुंचती है आपके ब्रेन तक, और ब्रेन का आपका पार्ट उस इंफॉर्मेशन को बता रहा है ओ कोई आपको पढ़ा रहा है। तो बन गए जेम्स बॉन्ड। आई फ्लाई क्लासेस के अंदर हम लोग ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठी करते हैं। ये वो जानकारियां होती हैं जो हमारे एग्जाम वाले दिन हमारा काम काफी आसान बना देती हैं। ये क्लासेस स्काइप और व्हाट्सएप पर होती हैं, अफोर्डेबल हैं, सप्ताह में कुछ दिन होती हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981 पर। क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो तो लाइक करना मत भूलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बड़ी सी घंटी के साथ, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप और जहां भी तुम्हारा मन करता हो। धन्यवाद।